Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 31st March 2025, the last day of the month. So let's see what are the important news articles of the day taken from the Hindu and the Indian Express. I also take this opportunity to wish all my viewers Eid Mubarak. इस अवसर पे I'm glad that we're still able to discuss. हॉलीडे है बहुत लोगों का. Nonetheless, हम डिस्कशन और करंट अफेयर्स करेंगे and let's see what are the important articles that we're going to be discussing. Starting with the first one. Now ये आपने सुना होगा फ्राइडे में एक earthquake struck हुआ places of Thailand and Myanmar. 7.7 earthquake का magnitude यहाँ पे strike हुआ, जिसके बाद भी इनके आफ्टर शॉक्स भी दिखाई दिए. आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं? आफ्टर शॉक्स आर बेसिकली द स्मॉलर अर्थक्वेक्स आफ्टर अ लार्ज अर्थक्वेक. ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है बहुत लोगों की जान गई है. तो म्यांमार की बात करें 1644 सो फार डेथ्स हैव बीन काउंटेड. बहुत लोग इंजर्ड भी है, 3000 से ज्यादा. बहुत लोग मिसिंग भी है. ऐसे में बहुत सारी कंट्रीज म्यांमार को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया क्या कर रहा है इस रिलेटेड? इंडिया ने भी ऑपरेशंस चलाए हैं और इस ऑपरेशन को हमने नाम दिया है ऑपरेशन ब्रह्मा. ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन जो इंडिया ने लॉन्च किया है to support Myanmar in the times of this particular earthquake. तो हमने यहाँ पे 118 पर्सनल फील्ड हॉस्पिटल टीम सेंड किया है मैंडले में, मैंडले एयरपोर्ट. ठीक है, यहाँ पे मैंडले. इनके अलावा वी हैव ऑल्सो गिवन 2 नेवल शिप्स यहाँ पे उनको सेंड किया है विद रिगार्ड टू सतपुरा और सावित्री. दे वर कैरिंग अ लॉट ऑफ एड विद रिगार्ड टू 52 टन ऑफ रिलीफ मटेरियल है यहाँ पे विद रिगार्ड टू क्लोथिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, मेडिसिन, जो भी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स है, राइट, इस कंट्री को हमने शेयर किया है. वैसे ही चाइना एंड यूएसए एंड रशिया ऑल्सो आर सेंडिंग देयर एड. And with regard to Myanmar, what is important for us to study and understand? Let's quickly see. तो म्यांमार की बात करें, ये यहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया का एक नेबर है ये. सो म्यांमार का जो कैपिटल है इट्स नेपितो. सो योर यू कैन सी, और इसका जो करेंसी है इसको हम क्यात बोलते हैं. ठीक है, दिस इज द करेंसी. सो वी कैन एक्सपेक्ट सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द आर्टिकल. अपार्ट फ्रॉम दैट, यांगोन जो है ये एक पोर्ट है, right, and we see that this was earlier called as Rangoon. तो आपने सुना होगा रंगून में एक जेल हुआ करता था जहां पे we seen हिस्ट्री में many people were sent to Rangoon. बर्मा जैसे म्यांमार का अर्लियर नेम था, so here it was sent, that is Yangon. तो यहाँ पे भी हमने देखा है शिप्स चले गए हैं हमारे विशाखापट्टनम से लेके यांगोन तक. अभी हम देखते हैं कौन से स्टेट्स जो है म्यांमार के बॉर्डर को टच करते हैं. तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स सी व्हिच आर द स्टेट्स दैट आर शेयरिंग इट्स बॉर्डर विद म्यांमार. तो म्यांमार की बात करें, यहाँ पे वी हैव, दिस इज बांग्लादेश. ठीक है, तो बांग्लादेश से भी उसका बॉर्डर लगता है. इसके अलावा वी हैव मिजोरम, वी हैव मणिपुर, we have Nagaland and we have Arunachal Pradesh. केवल ये 4 स्टेट्स आपको याद रखने हैं. शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, सो ये 4 स्टेट्स यहाँ पे आपको याद रखना है. इसके अलावा कौन से हमारे बॉर्डर फोर्सेस इनके बॉर्डर, इंडिया म्यांमार के बॉर्डर में पोस्टेड है, एंड दैट इज आसाम राइफल्स. ठीक है, तो इफ दे आस्क यू दिस क्वेश्चन, यू नीड टू नो Assam Rifles are the ones that have are mainly installed or they are at the position of India-Myanmar border. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल आफ्सपा के रिलेटेड है. ये आफ्सपा क्या है इसके बारे में पूरा हम डिटेल जानते हैं, जो पहले भी हमने देखा है ये पर्टिकुलर आर्टिकल. बट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, नो प्रॉब्लम, विल डू द बेसिक्स ऑफ इट. ठीक है, आफ्सपा का जो फुल फॉर्म क्या है? आफ्सपा का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट.
Armed Forces Special Powers Act. Now, when did this particular act come into place? This came in 1942 in the form of an ordinance. तो पहली अगर हम हिस्ट्री की बात करें, it was during the time of Britishers. Britishers ने एक ऑर्डिनेंस दिया था 1942 because एक मूवमेंट चल रहा था. What is this movement that we talk about? Yes, it is the Quit India movement. तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडिया में भी हम देख रहे थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था विद रिगार्ड टू थ्रो द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स अवे. तो इस डू और डाई मूवमेंट में ब्रिटिशर्स हैड स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर एक्ट सो दैट वो जो रिबेलियन ग्रुप्स हैं इनको ये स्ट्राइक डाउन कर सके. लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने ये इसको ऑपरेशनल कर दिया. Why did we have this operation even after the Britishers left? Because ये जो नागा रिबेल्स जो थे, okay, नागा हिल्स में जो रिबेल्स हुआ करते थे, they started mainly being active in the regions of the northeastern state. तो जब ये रिवोल्ट और सब करने लगे इंडिपेंडेंस के बाद, बिकॉज उनको सेपरेट होना था, इन दैट बैकड्रॉप वी सी दैट ये एक्ट वापस से रीइंस्टॉल किया गया था या कंटिन्यू किया गया था या इसको पावर्स दिए गए थे. अभी कैसे पावर्स दिए जाते हैं इन आफ्सपा और अंडर आफ्सपा? तो अगर मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी को सीज करना है, कोई रिबेलियन ग्रुप है, कोई मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जहां पे दे आर स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर रीजन, तो उनका जो प्रॉपर्टी सीज करना, उनको किल करना, these militants को किल करना, ठीक है, as well as अगर हम उनको अरेस्ट करना चाहते हैं तो ये सब पॉसिबल है. बट रिमेंबर ये पूरे स्टेट में एक्टिव नहीं है या पूरे कंट्री में एक्टिव नहीं है. दे आर ओनली एप्लीकेबल टू सर्टेन डिस्टर्ब्ड एरियाज. ओके, दे आर ओनली एप्लीकेबल टू डिस्टर्ब्ड एरियाज. अब ये डिस्टर्ब्ड एरियाज कौन डिसाइड करता है कि ये जो एरिया है डिस्टर्ब्ड है? हु डिसाइड्स दैट? दैट इज डिसाइडेड ईदर बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, या अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो उधर का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर विल डिसाइड कि ये एरिया डिस्टर्ब्ड है. थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. सो ये तीन जो persons हैं, they will decide if an area is disturbed under the AFSPA Act, और ये दिया गया है सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट के अनुसार. सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, which is the ministry involved in notifying, it is the home ministry. तो home ministry, right, ये डिसाइड करती है कि कौन सा जो एरिया है ये बेसिकली है डिस्टर्ब्ड. तो डिस्टर्ब एरियाज में जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको ज्यादा पावर दिया जाता है विद रिगार्ड टू सीज, किल, अरेस्ट एंड सो ऑन. कहां पे ये अभी लोकेटेड है, कौन से स्टेट्स में अभी ये एक्टिव है? अगर हम बात करें, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सो वी हैव मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड आसाम. मैं वापस से रिपीट कर रही हूं, माना दिस इज मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड आसाम. अगेन याद रखना, पूरे यहाँ पे स्टेट में नहीं है. देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे ये एक्टिव है, वेयर यू सी सम रिबेल और मिलिटेंट एक्टिविटी, राइट. सो ये पूरा जो अभी हम देख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट, अभी आर्टिकल अगर न्यूज की बात करें, इट इज सेड दैट अभी ये जो आफ्सपा का फोर्स है, इट हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 6 more months. 6 months फर्दर इसको एक्सटेंड किया गया है इस रीजन्स में. तो जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इनके पास पावर होगा इन रीजन्स में, स्पेशली जहां पे ये लिस्ट डाउन किए हैं. यू डोंट नीड टू नो विच आर द प्लेसेस एग्जैक्टली, बट यू नीड टू रिमेंबर द स्टेट्स कौन से हैं जहां पे आफ्सपा एक्टिव है. नाउ लेट्स सी इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल, पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है. तो क्विकली एक बार वापस से रिवाइज करते हैं. फर्स्टली वी हैव सीन आफ्सपा क्या है, फुल फॉर्म क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. ये जो एक्ट है इस दौरान आर्म्ड फोर्सेस को पावर मिलता है, ऑथराइज कर सकते हैं वो फोर्स या ओपन फायर,
स्पेशली इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। हमने देखा डिस्टर्ब्ड एरियाज ये सेक्शन 3 में आता है आफ्सपा के, एंड ये कौन डिक्लेयर कर सकता है? इट कैन बी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ईदर बाय द गवर्नर या एक एडमिनिस्ट्रेटर यूटी का, यूनियन टेरिटरी का, सिर्फ वो ही डिक्लेयर कर सकते हैं एक डिस्टर्ब्ड एरिया। डिस्टर्ब्ड एरिया वो एरिया है जहां पे वायलेंस हो रहा है अमंग वेरियस रिलीजन, रेशियल ग्रुप्स, लैंग्वेज के दौरान कम्युनिटीज, एनीथिंग वेयर देयर इज not peace, right? There is some problem with regard to the security of the region. उसको हम disturbed areas कहते हैं। तो इस दौरान यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं ये फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन फायर कर सकते हैं, ये अरेस्ट सर्च कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ वारंट, राइट? एंड यहाँ पे नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड हाउएवर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल। अगर आपको प्रोसिक्यूट करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट तभी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कौन से फोर्सेस के लिए अप्लाई होता है? ये 3 आर्म्ड फोर्सेस यानी नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स के लिए अप्लाई होता है, एंड आर्म्ड एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक द सीआरपीएफ एंड द बीएसएफ। ओके, सो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एज वेल एज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके लिए भी ये एक्टिव या अप्लाई होता है। नाउ what are the pros and what are the cons of this particular AFSPA? ये डिबेटेबल है, या बहुत सारे यहाँ पे एक्टिविस्ट कहते हैं कि ये जो एक्ट है ये नहीं होना चाहिए, दूसरे जगह पे कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये सही है, ये होना चाहिए। Let's see what exactly we understand from this. Okay, so firstly जो कहते हैं कि positives, यानी कि ये जो एक्ट है ये क्यों होना चाहिए? As we can see ये रिबेल्स, मिलिटेंट्स को अटैक करने के लिए है ना? तो ये सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए, सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, वी ऑल अग्री। इसके अलावा हम देखते हैं जो मिलिट्री फोर्सेस जो है यहाँ पे ये इनको पावर देता है, मिलिट्री फोर्सेस को ये पावर देता है। कैसा पावर देता है? ये इनको एम्पावर करता है कि अपने ड्यूटीज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, राइट? दे वोंट हैव टू वेस्ट टाइम। अगर मिलिटेंट है दे नीड टू टेक अ क्विक एक्शन, ना कि वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके तब तक मिलिटेंट भाग गया, है ना? सो इन दैट केस ये जो मिलिट्रीज जो है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है, इनको ये ज्यादा पावर देता है कि वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से फुलफिल कर पाए। So these are, you see that these are essential in a way for security of a country, but of course there are negatives also with this regard. Negatives ये है कि ये एक्सेसिव पावर देता है टू आवर मिलिट्री फोर्सेस, यानी आप किल कर सकते हो, आप आप अरेस्ट कर सकते हो, सो दे कुड लीड टू अब्यूज ऑफ पावर, राइट? ये लीड कर सकता है टू द अब्यूज ऑफ द पावर वेयर इट हैज सीन इन सम इंस्टेंसेस। इन द अदर एंड वी ऑल्सो सी कि ये जो मिलिट्री फोर्सेस हैं यहाँ पे देयर इज अ फ्रिक्शन या एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है अमंग द पीपल एंड द फोर्सेस, तो एक मिसट्रस्ट क्रिएट होता है इन दिस रिगार्ड। फर्दर जो सिविल लिबर्टीज है, वहां के जो लोग हैं, यहां से इस पर्टिकुलर क्लॉज की वजह से, इस पर्टिकुलर एक्ट की वजह से दे फेस अट्रॉसिटीज, दे फेस हार्डशिप्स। तो ये दूसरा है कि उनका जो फ्रीडम है ये छीना जाता है, सिविल लिबर्टीज पे हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, सो दैट इज द नेगेटिव। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? यहाँ पे कोई जजमेंट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। दिस इज इन 1998, अगर हम कहें, नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 है, तो जजमेंट आया था उसके बाद। इसमें कहा कि ये जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे सेफ्टी, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये एक्ट बिल्कुल सही है। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये वैलिड है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बट ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सेक्शन 3 है, जो आप डिस्टर्ब्ड एरिया को नोटिफाई करते हो, यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए होगा, इट कैन नॉट बी फॉर इटर्निटी। ओके, तो यहाँ पे लिमिटेड पीरियड में आपको हर बार ये रिव्यू करना पड़ेगा, इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड। तो इसीलिए एवरी 6 months इट इज रिव्यूड, एवरी 6 months इट इज एक्सटेंडेड। तो अभी इसीलिए एक्ट हमने देखा था, आर्टिकल हमने देखा था कि 6 महीने अभी वापस से ये एक्सटेंड किया गया है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में। सो ये पूरा हमने देखा आफ्सपा के बारे में। फर्दर यहाँ पे कुछ वे फॉरवर्ड भी कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल देयर वाज कमिटी दैट वाज फॉर्म्ड इन 2005, BPG1 रेड्डी कमिटी। ये कहते हैं कि लॉ जो है
ये रिपील करना चाहिए। इनके अलावा बहुत सारे सिविल सोसाइटीज कहते हैं कि बिकॉज ये अट्रॉसिटीज और एक्सेसेस आर क्रिएटेड बाय दीज आर्म्ड फोर्सेस ऑन द पीपल लिविंग देयर, ये जो लॉ है ये बंद होना चाहिए। It was another committee, संतोष हेगड़े कमिटी, ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पे बताया गया है कि ये रिव्यू करना चाहिए आफ्स्पा एवरी 6 months, ताकि हम ये जो एक्ट है जो प्रॉब्लम्स दे रहा है लोगों के लिए उनका नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, वी शुड हैव अ चेक ऑन दिस एक्ट कि डू वी रिक्वायर दिस एंड वी शुड स्लोली get away with this particular act. तो ये पूरा एक्ट हमने देखा है with regard to the AFSPA. Let's proceed to the next article. अगला जो आर्टिकल है it is with regard to SpaceX का मार्स मिशन। तो SpaceX अपना मार्स के लिए एक मिशन तैयार कर रहा है and it is said that it will be ready by 2026. SpaceX किसकी कंपनी है? SpaceX is by Elon Musk and we all know this by now. राइट, तो स्पेस एक्स की बात करें, यहाँ पे जो मिशन है ये मार्स तक जाएगा, ओके, मार्स पे लैंड होगा, ठीक है, एंड कौन सा चीज यहाँ पे लैंड होगा, यहाँ पे क्या इंसान जाएंगे? नहीं, यहाँ पे एक रोबोट जाएगा और उस रोबोट का नाम क्या है? उस रोबोट का नाम है ऑप्टिमस। ये रोबोट जो है ये डेवलप किया गया है टेस्ला, जो और एक कंपनी है हमारे इलॉन मस्क की। तो ये पूरा हमने एस्पेक्ट जाना है। आर्टिकल बस ये कहता है कि ये जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस पर्टिकुलर स्पेस एक्स के मिशन में, जैसे कि आपको रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा एंड रिफ्यूलिंग बिफोर द स्पेसक्राफ्ट रीचेस इन द मार्स, यहाँ पे रिफ्यूलिंग करना है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि ये पहले हमने रिफ्यूलिंग पहले ट्राई नहीं किया है, बिकॉज जीरो ग्रेविटी पे रिफ्यूलिंग करनी है। तो बहुत सारे चैलेंजेस ये आर्टिकल में कवर किया है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू नो अबाउट मार्स, यू नीड टू नो अबाउट इंडियन मिशंस टू मार्स। ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि विच इज द कंट्री दैट had its first successful mission in Mars with regard to landing on the Mars। पहली कंट्री जिन्होंने लैंड किया था सक्सेसफुली ऑन मार्स, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Now coming back to this article, हम देख रहे हैं कि ये आर्टिकल ये भी कहता है कि ह्यूमंस को भी हम मार्स पे भेजेंगे। दिस इज द व्हाट द नासा इज SpaceX is saying by 2029 या 2031 तक। इट इज सेड कि why is it that we can say अभी तक डिसाइड क्यों नहीं किया है कि यही ईयर होगा, बिकॉज वी हैव टू सी द अलाइनमेंट ऑफ अर्थ एंड मार्स, ठीक है। सो व्हेन दे कम क्लोजर तभी ये मिशन पॉसिबल होगा, राइट, ताकि हम फ्यूल और सब कम कर सकेंगे। सो दैट इज व्हाई देयर इज एन अनसर्टेनिटी कि 29 भी हो सकता है, 31 तक लेटेस्ट हो सकता है। सो दैट इज विद रिगार्ड टू दिस। लेट्स नाउ कम and understand with regard to the important facts about Mars, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिया ने कौन से मिशंस किए हैं मार्स के लिए। सो लेट्स सी, फर्स्टली मार्स का अगर हम बात करें, इट इज कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट, ठीक है, इट इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वो होते हैं दैट आर क्लोजर टू द सन, ओके, और जो सन से फार हैं उनको क्या कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सी देयर आर 4 terrestrial planets, okay, there are 4 terrestrial planets like Mercury, Venus, Earth and Mars। बाकी के 4 planets को क्या कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Okay, it has a thin atmosphere mainly with regard to carbon dioxide and traces of nitrogen and argon। ओके, ये रेड प्लैनेट इसके लिए कहा जाता है बिकॉज इट हैज अ रस्टी आयरन रिच सॉइल, इट लुक्स लाइक अ डेजर्ट ओनली, राइट, रस्टी आयरन रिच सॉइल। यहाँ पे 2 मून्स होते हैं जिसका नाम है फोबोस एंड डेमोस। द नेम्स ऑफ द मून्स आर फोबोस एंड डेमोस। we've seen that they also have they are home to Olympus Mons। अब ये क्या है Olympus Mons? यहाँ पे एक बड़ा सा region है which is considered as the largest volcano and the highest mountain in the whole solar system। सबसे बड़ा माउंटेन यहाँ पे पाया जाता है, इसका नाम क्या है? Olympus Mons।
Now, if you talk about the size of Mars, it's half the size of the Earth. ठीक है? And a year on Mars is about 687 Earth days. Okay, so अगर हम 365 Earth days है यहाँ पे, there it is 687, about almost 1.88 एक साल होता है अगर हम इंडिया अगर हम अर्थ की बात करें. द ग्रेविटी इज अबाउट 38% ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी. सो ये पूरा फैक्ट्स हमने देखा है. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू इंडियाज मिशन. इंडिया की बात करें, वी हैव द मंगलयान मिशन, राइट? मंगलयान मिशन, ये जो मिशन है, इट वाज टू ऑर्बिट द मार्स. नाउ it is considered as a very important mission worldwide because हमने पहले अटेम्प्ट में ऑर्बिट किया है, तो हम सक्सेसफुली हमने मिशन किया था पहली बार, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ रिमार्केबल फीट दैट वी कैन से. मूवी भी बनी थी इसके ऊपर, राइट? मिशन मंगल, वी कम अक्रॉस दैट. सो मंगलयान की बात करें, ये मिशन मार्स को ऑर्बिट करने के लिए था. ये 2022 8 इयर्स ऑपरेट किया था. सो 2013 में ये जब गया था, दिस वाज इन नवंबर 2013 इट वाज लॉन्च, एंड अबाउट 8 years till 2022 it was active. उसके बाद हम कनेक्शन हमने लूज किया है. So if you talk about this particular mission, इसका PSLV हमने यूज किया, PSLV C25. The reason why did we use PSLV and not GSLV? The reason because GSLV ने 2 बार फेल किया था उस टाइम पे 2013 में, तो इसीलिए हमने थोड़ा सेफ ऑप्शन यूज किया था, and that is why we have used PSLV. क्लियर? एंड यहाँ पे हम देखते हैं मिशन दिस इज फॉर मार्स. वी ऑल्सो हैव वीनस के लिए अभी 2018 में ये मिशन होगा, शुक्रयान मिशन, ये वीनस के लिए होगा. ठीक है? शुक्रयान विल बी फॉर वीनस एंड दिस विल बी फॉर 2028. तो ये पूरा आर्टिकल हमने मार्स एंड डिफरेंट मिशंस के बारे में देखा है. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू द बोध गया टेम्पल. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एस्पेक्ट? लेट्स क्विकली सी. तो बोध ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं. कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? द ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम. तो 100 बुद्धिस्ट मंक्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज हैपनिंग सिंस लास्ट मंथ, फेब्रुवरी से ये हो रहा है. व्हाई आर दे प्रोटेस्टिंग? ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक एक्ट के लिए, ये एक्ट को रिपील करने के लिए. व्हाट इज दिस एक्ट कॉल्ड? द एक्ट इज कॉल्ड द बोध गया टेम्पल एक्ट ऑफ 1949. बोध गया टेम्पल एक्ट ऑफ 1949 को ये रिपील करना चाहते हैं. व्हाई डू दे वांट टू रिपील? बिकॉज ये जो एक्ट है, ये ज्यादा पावर्स दे रहा है, मेनली विद रिगार्ड टू द गवर्नमेंट. ओके, तो इस एक्ट के दौरान विच इज बाय द बिहार असेंबली, इन्होंने ये एक्ट लिया था. इस एक्ट के दौरान एक कमिटी फॉर्म की जाती है. इट इज अबाउट एन 8-member कमिटी, और ये जो 8-member कमिटी है, विच कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट. ठीक है? हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों ये एक्ट को यहाँ पे इस कमिटी में होंगे, एंड दे आर बेसिकली looking after Mahabodh Gaya temple. Now this is a very important temple for the Buddhist. तो Mahabodh Gaya temple को ये पूरा रेगुलेट करते हैं, इसका जो टेम्पल है. So now this particular All India Buddhist Forum, they are opposing कि ये जो कमिटी है, ये जो है अभी 8 members की, इसमें पूरा बुद्धिस्ट होना चाहिए. इसमें पूरे जो है लोग जो है बुद्धिस्ट होना चाहिए. Why they saying that? Because it is for their religion, right? It is with regard to Buddhism only. Then why have another religion altogether? So that is why the protest have started. And ये protest चल रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन अभी ये ज्यादा यहाँ पे न्यूज में आया है. If you talk about the history of this particular temple, हम देखते हैं कि 3rd century में अशोका ने वर्शिप किया था द बोधि ट्री. नाउ फॉर दिस यू नीड टू नो लिटिल बैकग्राउंड ऑफ इट. तो हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, ओके, तो इनका जो श्रेय है हम देते हैं बुद्धा को, गौतम बुद्धा, राइट? सो बुद्धा जो है, ही वॉज बॉर्न इन विच प्लेस? ही वॉज बॉर्न इन द प्लेस कॉल्ड लुम्बिनी. ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं. लुम्बिनी कहाँ पे है? इट इज इन नेपाल. सो ही वॉज बॉर्न टू सुधोधना, ये इनके फादर थे सुधोधना, एंड इनकी मम्मी जो है
It is Mahamaya. But he was of course looked after. He has a stepmother, foster mother. Okay, so that is Prajapati Gautami. Okay, Prajapati Gautami. तो ये अपने पेरेंट्स है बुद्धा. He was married to somebody who was known as यशोधरा. यशोधरा. और इनके बेटे भी थे जिनका नाम था राहुल. So these are some facts for you. Okay, with regard to Buddha. तो बुद्धा जो है एट द एज ऑफ 29 years अपना घर बार छोड़ के ना, ही वॉज सन ऑफ अ किंग. ओके, जो सुदोधना थे वो किंग थे, बट उन्होंने अपना रॉयल लाइफ ओके छोड़ के ही वेंट इन सर्च ऑफ पीस एंड निर्वाणा, एनलाइटनमेंट, राइट. ही वांटेड टू नो विद रिगार्ड टू हाउ टू लीड अ बेटर लाइफ. तो जब वो लुम्बिनी जो छोड़ के सब चले गए, ही अचीव्ड something known as nirvana. Nirvana का मतलब क्या है? Enlightenment. Okay, it's a state of peace, it's a state of bliss. Okay, जैसे मोक्ष की बात करते हैं on earth, right? तो निर्वाणा जो है, he attained कहाँ पे? He was sitting under which tree? He was sitting under the peepal tree. Peepal tree को हम बोलते हैं Bodhi tree. It's also called as the Bodhi tree. So this is where he attained nirvana. Now, if you understand what are some other important places with regard to it, याद रखो कि उनका जो first sermon था, the first sermon of Buddha, it took place in Sarnath. Okay, ये जो है this place where he got enlightenment is called as Bodh Gaya, and that is where we have the Mahabodhi temple. उनका जो last sermon है, okay, last sermon that took place in Vaishali, and his death, okay, that happened in Kushinara, जो है उत्तर प्रदेश में. तो ये उनका important places associated with Buddhism, very important. Can you tell me which are the minority religious communities in India? कौन से minority religious communities हैं इंडिया में, ये आप मुझे comment section में बताएंगे. Coming back to this, so यहाँ पे अशोका जो है, इन्होंने worship किया था Buddhism and he built this temple. Okay, he built this temple and it is said that he also spread Buddhism to various other countries. तो ये जो है अशोका को क्रेडिट मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज अ चाइनीज ट्रैवलर युआनसैंग, एंड इन्होंने बोध गया में जो केव्स है और सब जो साइट है, इसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया एज अ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट. ही कंसिडर्ड दिस पर्टिकुलर साइट, बोध गया वाला, एज अ पिलग्रिमेज साइट. तो बहुत सारे यहाँ पे बुद्धिस्ट आते हैं, पिलग्रिम करते हैं, विजिट करते हैं. सो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज. पर 13th सेंचुरी में एक इन्वेजन हुआ बख्तियार खिलजी, और उन्होंने क्या किया, ये साइट्स को डिस्ट्रक्ट किया, एंड इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म. अपार्ट फ्रॉम दैट 1590 की बात करें, अशोका के टाइम पे एक हिंदू मंक ने एस्टैब्लिश किया एक मठ, एक बोध गया मठ, which led to again shifting the temple control to Hindus, because it was a Hindu monk who again tried to revitalize, rejuvenate this particular site. 1949 के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस होने के बाद बिहार असेंबली ने बोला है कि हम जो एक कमेटी एस्टैब्लिश करते हैं, और इस कमेटी में दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स, हिंदूज और बुद्धिस्ट यहाँ पे कंट्रोल करेंगे इस पर्टिकुलर टेम्पल को. 2013 में अमेंडमेंट ये भी हुआ कि नॉट जस्ट जो चेयरपर्सन होगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, ही वाज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ दिस कमिटी. बट यहाँ पे बोला है कि इट नीड नॉट बी ओनली हिंदूज, इट कुड बी एनी रिलीजन. अगर वो दूसरे रिलीजन का है कोई बात नहीं, he is allowed to be the chairperson of this committee. तो जो district magistrate होगा, he would be the head of this committee and he could be of any religion. तो ये पूरा हमने बैकग्राउंड देखा है. और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट क्या है, प्रोटेस्ट है कि ये जो बोध गया टेम्पल है, ये जो टेम्पल एक्ट है 1949 का, ये पूरा रिपील करे और पूरा जो पावर है, ऑटोनॉमी है, ये बुद्धिस्ट को ही दिया जाए, ये बुद्धिस्ट को ही दिया जाए, नॉट एनी अदर रिलीजन, बिकॉज इट इज डीलिंग विद बुद्धिज्म. ठीक है. सो यहाँ पे कौन से राइट्स, कौन से फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के बारे में हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज. आपने
फंडामेंटल राइट्स किया है इन योर स्टैटिक पोर्शन आई बिलीव। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कौन से फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन दीज बुद्धिस्ट मंक्स, ये जो कमिटी जो प्रोटेस्ट करी है, ये चाहते हैं। यू आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू एक कमिटी है, ओके एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है लेबर में। इन्होंने बताया है यूनियन लेबर मिनिस्टर को, जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया, तो इनको यहाँ पे बताया कि 10 साल हो गए हैं यहाँ पे ILC यानी कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, यानी कि 10 साल यानी कि 2015 में लास्ट कॉन्फ्रेंस हुआ, अभी तक ये कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं चल रहा है? तो ये लेबर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पे सेंटर को उन्होंने क्वेश्चन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि लेबर मिनिस्टर को क्वेश्चन किया कि क्या कर रहे हो आप। So let's understand what exactly are we looking at when we talk about labor codes, okay? तो earlier हम देखते हैं 2019 में 29 सेंट्रल लॉज को यहाँ पे 4 कोड्स में डिवाइड किया था, यानी कि 29 ऐसे लॉज थे लेबर से रिलेटेड, इसको सभी रीअरेंज रीऑर्गेनाइज किया इन 4 कोड्स को। सो आर दे इम्प्लीमेंटेड, आर दे नाउ इन ऑपरेशन? द आंसर इज नो। ओके, तो व्हाई इज इट नॉट इन ऑपरेशन? बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स ने यहाँ पे इसको रूल्स और सब पब्लिश नहीं किया है। वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट ने, लक्षद्वीप जैसे यूनियन टेरिटरी ने इसको इस रूल्स को ही लेके नहीं आए। सो यू सी दैट अभी जो इम्प्लीमेंटेशन है लेबर से रिलेटेड अभी कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में। कौन से हैं ऐसे 4 कोड जो 2019 में हम देख रहे हैं कि ये टेबल किए गए थे? सो फर्स्टली वी हैव कोड ऑन वेजेस, यानी कि मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सीलिंग होनी चाहिए कि कितना आपको बेसिक होना चाहिए। सो दैट इज द कोड ऑफ वेजेस विच क्लब्ड वेरियस एक्ट्स, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट एक्ट, ये सब इन्होंने एक कोड के अंदर लेके आए। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो यूनियंस डिस्प्यूट्स की बात करें, ले ऑफ्स, क्लोजर, ये सब डिस्कस करते हैं। सो दैट इज द सेकेंड वन। द थर्ड वन इज सोशल सिक्योरिटी, यानी कि जो वर्कर्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है, मान लो इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, मान लो इन टर्म्स ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये सब भी हम देखते हैं, ये कवर होता है द थर्ड वाले में विद रिगार्ड टू मैटरनिटी लीव, सोशल प्रोविडेंट फंड्स इन सोशल सिक्योरिटी, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। एंड द फोर्थ वन उनके हेल्थ और सेफ्टी को देखने के लिए, यहाँ पे द फोर्थ कोड जहां पे 13 लॉज को मर्ज किया गया था ताकि द वर्कर हैज बेटर लिविंग विद टर्म्स ऑफ उनके वर्किंग आवर्स, उनके फैसिलिटीज, उनका जहां पे वो काम कर रहे हैं दैट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड, राइट? सो ये 4 कोड्स आए पर ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए, तो ये भी उनको क्वेश्चन किया गया है। नाउ लेट अस सी, ये जो ILC के बारे में जहां पे लेबर स्टैंडिंग कमिटी बात करती है, ये एग्जैक्टली होता क्या है? तो यहाँ पे इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की बात करें, इसको हम लेबर पार्लियामेंट कहते हैं। यहाँ पे यू सी द गवर्नमेंट, द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स, इन तीनों का यहाँ पे मिलन होता है, राइट? दे कम टुगेदर एंड दे डिस्कस हाउ वी कैन मेक द लेबर कंडीशंस बेटर। ये एडवाइस करते हैं, ये 3 एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को कि कैसे लॉज चाहिए हमको, कैसे हमारा वर्किंग चाहिए ताकि हम बेटर प्रोड्यूस करें एज वेल एज ऑफ कोर्स इकोनॉमी को हम बेटर उसको ऊपर लेके आए, राइट? सो ऑल ऑफ दिस इज ऑल कनेक्टेड। Now this is on the same lines जहां पे ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब होता है इट इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। इंडिया में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस अभी कौन मैनेज करता है? इट इज डन बाय द ILO। ILO क्या है? द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो आया था 1919 में, राइट? एंड this is basically helping international level पे how they can make the life of the workers better. ILO का हेडक्वार्टर्स कहां पे है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। तो ILO जो बॉडी 1919 में आई थी, इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रीटी ऑफ वर्साई के दौरान आई थी ताकि लेबर जो है इनका कंडीशंस बेटर हो। तो ये भी एक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करती है और हर साल होता है, लेकिन हमारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ अर्लियर 2015 हुआ, अभी तक हुआ नहीं है।
पहली बार कॉन्फ्रेंस हुआ था 1942 में, ओके, विद रिगार्ड टू ट्रिपटाइट नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस उसको हम कहते थे, बिकॉज 3 यहाँ पे बॉडीज, 3 यहाँ पे ग्रुप्स मिलन करते थे। एंड अभी तक 46 सेशंस हुए हैं, बट अभी तक जो लास्ट सेशन था बहुत देर से अभी नहीं हुआ है। सो यहाँ पे जो वर्कर्स का डिमांड, ट्रेड यूनियंस पुश करी है कि जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे फोरम क्रिएट करो ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स बता सके, राइट, और एडवाइस कर सकते हैं गवर्नमेंट को विद रिगार्ड टू बेटर रिफॉर्म्स। तो ये हमने पूरा देखा इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है डीप सी माइनिंग से रिलेटेड। सो ये पूरा आर्टिकल है डीप सी माइनिंग का। वी विल सी व्हाट इज दिस आर्टिकल ऑल अबाउट। सो फर्स्टली यहाँ पे डीप सी माइनिंग क्या होता है समझते हैं, एंड देन आई विल कम बैक टू द आर्टिकल टू डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट। डीप सी माइनिंग, ये जो टर्म है इसका मतलब है तुम एक्सट्रैक्ट करते हो जो पानी के अंदर यहाँ पे, ओके, देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, ओके, ये पानी है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। तो ये मिनरल्स को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज ये यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर बैटरीज, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी हम डे टू डे चीजों में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कैमरा यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम, राइट, उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। ये बोर्ड जो है इसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स का, ये जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसका इस्तेमाल होता है। सो यू सी दैट ऑन अ डे टू डे लेवल वी आर रिलायंट ऑन दीज मिनरल्स, और ये प्लेंटीफुली पाते हैं हम पानी के नीचे का जो जमीन है वहां पे। सो इसीलिए what are the countries doing? Countries have started something known as the deep sea mining, because ये जो region है इसको माइन करके, एक्सट्रैक्ट करके हम यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं हमारे टेक्नोलॉजिकल नीड्स को हम फुलफिल कर पाते हैं। सो यहाँ पे यू फाइंड पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स, सो दिस इज फ्रॉम द ओशन फ्लोर। फिर हम माइन कर सकते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट्स होते हैं, सो सल्फाइड डिपॉजिट्स है, एज वेल एज स्ट्रिपिंग कोबाल्ट क्रस्ट, ये अंडर वाटर रॉक्स में इसके अंदर भी होता है। सो इधर ऑन द फ्लोर या उसको माइन करके नीचे जमीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे मिनरल स्टोर होते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द आर्टिकल। ओके, आर्टिकल में कहा है कि डीप सी माइनिंग बहुत सारे कंट्रीज करते हैं अपने टेक्नोलॉजिकल नीड्स के लिए, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि पैसिफिक ओशन के पास एक रीजन है जहां पे दे हैव सीन कि ये जो लेके गए थे हम, ओके, मिनरल्स हम उठा के लेके गए थे, वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो रिकवर होने में, वापस से मिनरल्स फॉर्म होने में बहुत ज्यादा 40 साल हुए हैं, रिकवर नहीं हुआ है। सो दिस क्रिएट्स अ क्वेश्चन कि क्या ये प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, क्या ये सेफ है, क्या ये ठीक है? ओके, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ये सब आता है डिस्कशन में। So let's see what exactly are we discussing in this regard. एक जोन है, this is called as Clarion-Clipperton zone. Clarion-Clipperton zone कौन से ओशन में है पूछ सकते हैं, याद रखना ये पैसिफिक ओशन है, बिटवीन हवाई एंड मेक्सिको, इन दो रीजन्स के बीच में है ये। तो यहाँ पे इट इज सेड इट इज द वास्ट, इट्स अ वेरी ह्यूज रीजन ऑफ मिनरल रिच रीजन, ओके, जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, मेटल रिसोर्सेज मिलते हैं। सो रिमेंबर द नेम, व्हाट इज द जोन कॉल्ड? इट्स कॉल्ड Clarion-Clipperton zone and this is found in Pacific Ocean between Hawaii and Mexico. Now who gives permission अगर मुझे खोदना है, ओके, ये डीप सी माइनिंग, ओके, आउटसाइड माय जुरिस्डिक्शन, ओके, आउटसाइड माय जुरिस्डिक्शन यानी कि जैसे कि हम इंडिया की बात करें, वी हैव, यू कैन से, फुल प्रोटेक्शन विद रिगार्ड टू इकोनॉमी, विद रिगार्ड टू 200 नॉटिकल माइल्स, ओके, इस रीजन तक हम खोद सकते हैं अपने आप विद रिगार्ड टू द व्हाट इज देयर डीप सी माइनिंग ऑपरेशंस, और सब कर सकते हैं। बट देयर आर रीजन्स वेयर वी वांट टू आल्सो एक्सप्लोर, राइट, डीप सी माइनिंग, जहां पे पानी और हमको एक्सट्रैक्ट करना है विद रिगार्ड टू किसी रीजन का नहीं है, आउटसाइड द नेशनल, बियॉन्ड द नेशनल जुरिस्डिक्शन अगर हमको खोदना है, हमको ये डीप सी माइनिंग से मिनरल्स लेना है, तो हम किससे परमिशन पूछेंगे? तो इसके लिए एक बॉडी है विच इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ये रेगुलेट करने का काम करती है कंट्रीज को विद रिगार्ड टू द सीबेड,
ओके, विद रिगार्ड टू डीप सी माइनिंग। सो ये जो है एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द 1982 यूएन क्लॉज, लॉज ऑफ द सी। ओके, तो यूनाइटेड नेशन के अग्रीमेंट के दौरान ये लॉन्च हुआ था और ये लाइसेंसेस देता है कंट्रीज को ताकि तुम यहाँ पे डीप सी माइनिंग कर सकोगे। सो मैनेजिंग ऑल मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज, ये 1994 में आया था अपॉन व्हेन यूएन क्लॉज केम इनटू फोर्स, तभी ये फोर्स में आता। यहाँ पे याद रखना है कि irrespective if you have ratified or not, if you have signed or not, ये आप पे लागू होता है बिकॉज ये पूरे कंट्री को, ये पूरे वर्ल्ड को ये अफेक्ट करेगा, इसीलिए ये यहाँ पे उन्होंने क्लॉज दिया है। सो इट्स बिकमिंग फुली ऑपरेशनल इन 1996 और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जमैका में है, किंगस्टन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सीपेड। इंडिया में क्या हम डीप सी माइनिंग कर रहे हैं? ऑफ कोर्स वी आर डूइंग इट अंडर द डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने ये पर्टिकुलर मिशन स्टार्ट किया है ताकि हम जो पानी के अंदर जो भी मिनरल्स है, रिसोर्सेस है, इसका हम अच्छे से लाभ उठाएं। फर्दर रिसर्च एंड टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी ये मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने रिसेंटली एक सबमर्सिबल व्हीकल क्रिएट किया था, ह्यूमन सबमर्सिबल व्हीकल, ताकि हम नीचे से स्टडी कर पाए व्हाट इज दिस ह्यूमन सबमर्सिबल व्हीकल रिसेंटली स्टार्टेड और रिसेंटली कमीशन बाय इंडिया। व्हाट इज इट कॉल्ड? अंडर द समुद्रयान प्रोजेक्ट हमने किया था, आपने जनवरी की न्यूज में ये पढ़ा होगा, तो आप मुझे उस व्हीकल का नाम बताओगे दैट वाज इन्वॉल्व्ड इन गोइंग अंडर वाटर एंड डूइंग द स्टडी एंड रिसर्च विद रिगार्ड टू आवर सीपेड। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है डीप ओशन मिशन के बारे में। लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। लास्ट आर्टिकल है सरहुल के बारे में। नाउ सरहुल जो है इट इज अ ट्राइबल फेस्टिवल। लेकिन आज को के सरहुल फेस्टिवल कौन से रीजन में होता है, कौन से रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड। ठीक है, ये झारखंड में होता है। इट्स अ ट्राइबल फेस्टिवल विद रिगार्ड टू द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग एंड यहाँ पे द ट्राइब्स दैट आर देयर दे आर वर्शिपिंग द नेचर। वो नेचर को वर्शिप करते हैं, स्पेसिफिकली द साल ट्री। ओके, इसको हम उनको वो कहते हैं एज द Salnama. Okay, they call it like that. So they worship nature in this. There's no idols, no temple processions, nothing. It is basically love for the nature. So बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको इन ट्राइबल फेस्टिवल से कि कितना वो वो नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, वर्शिप करते हैं, बिकॉज दिस इज द सेम नेचर दैट प्रोवाइड्स अस विद इन्यूमरेबल गिफ्ट्स, राइट? तो इसीलिए ये हमको एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल के तौर पे हम इसको याद रख सकते हैं, जो आदिवासी स्पेसिफिकली द ट्राइब्स लाइक ओरांव, मुंडा, संतल, खादिया हो, ये सब इनको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड दिस इज इन झारखंड मेनली, बट इट हैज ऑल्सो स्प्रेड टू अदर सच रीजन्स लाइक आसाम एंड आंध्र प्रदेश, दिस वन अंडमान एंड निकोबार एज वेल। ठीक है, ये जो संतल, ये जो सरहुल जो फेस्टिवल है, इट वाज स्टार्टेड एंड वाज even given a push in the 1960s जब एक लीडर थे, आदिवासी लीडर, जिनका नाम था बाबा कार्तिक ओरांव। So he was the one that also began processions to even popularize this particular फेस्टिवल। सो अगर क्वेश्चन आता है सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे होता है, एंड दिस इज इन द स्टेट ऑफ झारखंड एंड छोटा नागपुर एरिया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने समझा है with regard to आज के current affairs से। If you have any doubts, use the comment section and let us know. Further, please answer the doubts and questions that I ask you throughout the video, and I will see you in the next video where I'll be discussing about the questions based on आज के current affairs. Thank you so much for watching.